मूड ठीक हो रहा है। कुछ देर पहले जब हम लोग मुलाकात कर रहे थे सास बहू और सेंसेक्स पे, तो निफ्टी बैंक जो था वो मामला ठंडा पड़ा हुआ था। मेरे ख्याल से उस समय इन रेड ट्रेड कर रहा था जब हमने लास्ट चेक लिया था। तस्वीर तब से लेकर अब तक इस पॉकेट की बदली है। हालांकि फ्लैट है लेकिन लोअर लेवल से एक रिकवरी का ट्रेड प्ले आउट होता हुआ, और इसीलिए अब लेकर आइए निफ्टी स्क्रीन्स पे। निफ्टी 50 तो तब भी मजबूत था, अब तो आधे % की मजबूती के साथ दिन के हाईज के इर्द गिर्द हम तकरीबन 23,950 से 24,000 के वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन्स के इर्द गिर्द ट्रेड कर रहे हैं। वही सबसे एग्रेसिव कॉल राइटर्स का यहां से लेकर 24,200 तक ब्रैकेट है। और आज एक्सपायरी का दिन है। आमतौर पे एक्सपायरी डे में कॉल राइटर्स को रिस्पेक्ट करने की कोशिश होती है। हम उसी अपर थ्रेशोल्ड पे इसीलिए चैनलाइज कर रहे हैं। देखते हैं सेकेंड हाफ में मूव्स कैसे बैठते हैं। एक बड़ा रीजन थर्ड दिन भी भारतीय बाजार में उछाल के साथ, मजबूती के साथ, क्योंकि फ्राइडे को इन एंटिसिपेशन बहुत अच्छे मूव बने थे। कल जब हम लोग ने हफ्ते की शुरुआत करी थी तो कंफर्मेशन आ रहा था ट्रेड डील का, और आज क्योंकि उस ट्रेड डील और उससे चलते चलते वो नेगोशिएशंस और वो क्या फ्राइडे की साइनिंग से पहले क्रूड और करेक्ट कर गया है। 83 पे सुबह बैठा हुआ था, 82 पे आ गया है। और मैं मोबाइल में वही ढूंढ रहा था, अभी कुछ देर पहले कतर एनर्जी ने भी अपडेट दिए थे, मतलब कतर की तरफ से अपडेट्स आ रहे थे कि एक बार आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने दें। फ्राइडे को अगर वाकई खुल रहा है जैसा ट्रम्प साहब ने प्रॉमिस किया है, तो एक महीने के अंदर 50% आउटपुट रिस्टोर, 2 महीने में 80% आउटपुट रिस्टोर कर देंगे हम लोग। तो मतलब स्ट्रेट खुलने के बाद शायद ज्यादा समय ना लगे हालात बहाल होने में, नॉर्मलाइज होने में। पहले तो डर लग रहा था ना, एक बार स्ट्रेट खुलेगा तो 6 महीने से 12 महीने तक का समय लगेगा। तो कतर के वो स्टेटमेंट्स इनकरेजिंग है। खैर, मार्केट्स ठीक हैं, अच्छे हैं। मैं चला मैनेजमेंट के पास। कुछ भी इंटरेस्टिंग होगा मार्केट्स पे तो लौट के आऊंगा। बाकी जो एक्शन वाले स्टॉक्स हैं, टिकर टीम नीचे आपके लिए बढ़िया तरीके से चला ही रही है। सचिन सालवी सर, सीएफओ किम्स हॉस्पिटल आपकी स्क्रीन पे। और किम्स हॉस्पिटल पहले तो रडार पे अपने रीसेंट डेवलपमेंट, मेरे ख्याल से वीकेंड पे अपडेट आया था, मंडे यानी कि कल ही सुबह हम लोग चर्चा कर रहे थे उसकी, कि बोर्ड ने एक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट 77 लाख वारंट्स प्रमोटर्स और प्रमोटर एंटिटीज को जारी करने की मंजूरी दी है 779 रुपीज पे। कुल मिलाकर 600 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने की योजना। सचिन सर, ये प्रमोटर से पैसा क्यों उठाया जा रहा है? मतलब इसका एंड यूज क्या होगा? देखिए, पहले तो एंड यूज इसका है टू रीपे द एग्जिस्टिंग डेट। जो कंपनी के ऊपर जो डेट है 31 मार्च 2026 के बैलेंस शीट के ऊपर, वो रीपे करनी है। ऑलमोस्ट 75% उसकी जो प्रोसीड्स है, जो प्रोसीड हम लोग लेके आ रहे हैं प्रमोटर से, वो यूज होगी ये जो डेट है वो रीपे करने के लिए। बाकी की 25% प्रोसीड यूज हो जाएगी फॉर लॉस फंडिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर और इन द नेक्स्ट 2 to 4 years। तो मतलब आप कह रहे हो 600 करोड़ रुपए जो मोबिलाइज करे उसका आपने 75-25 रख रखा है। 75 600 करोड़ का हो गया 450 करोड़ रुपए। 450 करोड़ रुपए की डेट रिड्यूस हो रही होगी। FY26 एंड पे मेरे ख्याल से नेट डेट 3,000 करोड़ रुपए के आसपास थी सचिन जी। तो आप उसमें से तकरीबन 450 करोड़ रुपए रिड्यूस कर रहे होगे। एक तो करंट लेवल्स कहां पे डेट के वो बताना आप, और दूसरा इससे आई एम श्योर एक बड़ा मोटिव होगा कि एक तो कंफर्ट लाना बैलेंस शीट। आप लोगों के लिए कंफर्ट लेवल क्या है? और दूसरा मकसद होता है ब्याज पर खर्च जो हो रहा होता है, इंटरेस्ट सेविंग हो रही होगी। लास्ट क्वार्टर की इंटरेस्ट कॉस्ट थी 68 करोड़ रुपीस के आसपास की। कितनी सेविंग वहां पे हो रही होगी? आई एम अज्यूमिंग हायर खर्चे वाली डेट, हायर ब्याज वाली डेट आप रिड्यूस कर रहे होगे। हाँ, एक 31 मार्च 2026 में हमारी डेट थी 3,100 करोड़। अपार्ट फ्रॉम दिस प्रेफरेंशियल इशू ऑफ शेयर वारंट्स, हम लोगों ने शेयर होल्डर से एक मंजूरी ली है QIPO के लिए अप टू द एक्सटेंट ऑफ 1,500 करोड़। तो अगर हम लोग QIPO कंप्लीट करते हैं एंड प्रेफरेंशियल इशू ऑफ शेयर वारंट्स भी करते हैं कंप्लीट, तो जो 3,100 करोड़ की डेट है वो रिड्यूस होके 2,000 तक हो जाएगी। कंफर्ट ऑफ द मैनेजमेंट, वी वांट
2.5:1 नेट डेट टू EBITDA रेशो। हमें पूरी कॉन्फिडेंस है कि फॉर नेक्स्ट 2 to 4 years हम लोग 2.5:1 नेट डेट टू EBITDA रेशो रखेंगे। डेट की कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट हमारे बुक्स पे है 7.75%। तो हम लोग अगर 1,000 करोड़ की डेट रीपे करते हैं तो पूरे साल में जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी टू द एक्सटेंट ऑफ 70 to 80 करोड़, जो मुनाफे में कन्वर्ट हो जाएगी। सीधे पर्कुलेट हो रही होगी, बिल्कुल ठीक है। हाँ, मैं आने ही वाला था। वो क्या डुअल फंड रेजिंग मॉडल जो आपने निकाला है, एक तरफ से प्रोमोटर्स से वारंट्स के थ्रू या फिर वो कन्वर्जन के बाद इवेंचुअली बढ़िया पैसा आ रहा होगा, दूसरा 1500 करोड़ रुपए की QIP की नॉट ले रखी है। किस टाइमलाइंस पे हम लोग वर्क कर रहे हैं सर? कब तक वो QIP इशुएंस और ये पूरा जो 1500 करोड़ रुपए की नॉट मिली है, ये एग्जॉस्ट करने की आप लोग तैयारी कर रहे हो क्या? 1500 करोड़ का अप्रूवल है वो लास्ट महीने में ही हमें शेयर होल्डर से आया हुआ है। तो अभी हमारे लॉयर्स, बैंकर्स डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, बिकॉज दिस डॉक्यूमेंट्स जो है वो सेबी में फाइल करनी पड़ेगी। तो हम वो काम चालू है। जल्द ही हम लोग ये QIPO की डॉक्यूमेंट्स फाइल करेंगे बिफोर दिस फाइनेंशियल ईयर। 31 मार्च 2027 के पहले ही हमें जो एंटायर डेट रीपेमेंट जो मैंने बोला था 1,000 करोड़ की, वो करनी है। तो QIPO एज वेल एज दिस प्रेफरेंशियल इशू ऑफ शेयर वारंट्स हम लोग 31 मार्च 2027 के पहले ही कंप्लीट करेंगे। QIP का अमाउंट हो रहा होगा वो सोनली आपकी बैलेंस शीट पे डेट रिड्यूस करने के लिए, है ना? वारंट्स का तो आपने 75-25 बताया, QIP का प्राइमरी मोटिव होगा डेट रिड्यूस करने के लिए। जी हाँ, 75% ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ द उसकी भी। QIP को, उसकी भी हम लोग डेट रिड्यूस कर रहे हैं स्ट्रेट अवे, एंड 25% प्रोसीड हम लोग रख रहे हैं फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, व्हिच इंक्लूड्स मेंटेनेंस कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द न्यू यूनिट, द न्यूअर यूनिट्स का लॉस फंडिंग जो है वो करने के लिए, और या तो नई सब्सिडी में इन्वेस्ट करने के लिए वो 25% प्रोसीड्स हम रख रहे हैं फॉर नेक्स्ट 2 to 4 years। दिस इज सफिशिएंट फॉर अस। अच्छा, 77 लाख वारंट्स अज्यूमिंग वो सारे के सारे इक्विटी में तब्दील हो जाते हैं, तो ऐसी गणित बैठा रहा था सचिन सर में। इस समय 34.1% प्रोमोटर स्टेक है। अगर वो 18 मंथ्स में पूरा कन्वर्ट हो रहा है तो शायद प्रोमोटर्स का स्टेक इंच अप होके, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, वो QIP का डाइल्यूशन भी बीच में आ रहा होगा, 35.36 मान के चलूं, है ना, प्रोमोटर का स्टेक? दोनों अगर एक्टिविटी कंप्लीट होते हैं, ओके, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बोथ द एक्टिविटी, प्रमोटर्स का स्टेक जो 34.11% है वो एट द मोस्ट रिड्यूस हो जाएगा 0.5% से, बट इन नो केस द प्रमोटर्स स्टेक विल गो डाउन बिलो 33%। सो मोटी एक तिहाई के नीचे नहीं स्लिप हो रहा होगा। वो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 33.5% तक जाएगा, कंसिडरिंग ऑल द सिचुएशंस बीइंग नॉर्मल। तो अभी 34.1 है, वारंट कन्वर्जन हो रहा होता प्योरली तो 35.36 पे होते, लेकिन QIP डाइल्यूशन भी आना है। इन नो केस एक तिहाई के नीचे स्टेक नहीं जा रहा होगा, यानी कि 33.5 के शायद नीचे आपको प्रमोटर्स का हिस्सा जीते स्लिप ना हो रहा होगा। अच्छा, अब आइए वो जो FY26 के नंबर्स थे, बढ़िया स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था सचिन सर, रेवेन्यूज 29% का जंप, पर उसके सामने मार्जिन में मैसिव 550 बेसिस पॉइंट्स का कॉन्ट्रैक्शन। ये कोई स्पेसिफिक रीजन, इन्फ्लेशनरी प्रेशर था, या ऐसा हो रहा था रेवेन्यू मोमेंटम स्ट्रांग इसीलिए क्योंकि नए बेड की कैपेसिटी ऐड हो रही थी, पर नए बेड से अभी ब्रेक इवन नहीं हुआ, इसीलिए मार्जिन पे दबाव? क्या, व्हाट एक्सप्लेन्स दिस? इन्फ्लेशनरी प्रेशर बिल्कुल ही नहीं थी। हम किम्स हॉस्पिटल में लास्ट 12 मंथ्स में 4 नई हॉस्पिटल्स लॉन्च की, और ये चारों बड़ी हॉस्पिटल है। एक नासिक में, 2 बैंगलोर में, एक थाने में। बैंगलोर हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल तो 450 बेड की है, दूसरी हॉस्पिटल 350 बेड की है, थाने हॉस्पिटल 300 बेड की है, नासिक हॉस्पिटल अगेन 300 बेड की है। All these hospitals have been launched in last 12 months. तो
जैसे ही हॉस्पिटल चालू हो जाती है तो इनिशियल पीरियड में देयर इज सम कैश लॉसेस, देयर आर सम एबिटा लॉसेस व्हिच आर incurred. Because of which there is a contraction in the EBITDA. वो EBITDA जो नीचे गिरा in financial year 26 वो उसकी वजह से गिरा. Matured hospitals की EBITDA still हमारी है 28.5%. So last year में जो हम लोगों ने 830 करोड़ की EBITDA रिपोर्ट की for the entire financial year, उसमें से matured hospitals की EBITDA है 960 करोड़, which is 28.5% of the total of the revenue from this matured hospital. And EBITDA erosion जो है नए 4 hospitals के वजह से that is almost 130 crore. So जैसे मैंने बताया कि there is no pressure on account of inflation. This is only because हमने 4 नई हॉस्पिटल्स लास्ट फाइनेंशियल ईयर में लॉन्च की थी. उसका EBITDA इरोजन जो था वो फाइनेंशियल ईयर 26 में आया. फाइनेंशियल ईयर 27 एंड फाइनेंशियल ईयर 28 में जैसे ही रेवेन्यू बढ़ेगी, जैसे ही EBITDA इरोजन कम हो जाएगी, हम वापस वही ट्रैजेक्टरी में आ जाएंगे जहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया था. तो हाँ, सही कह रहे हो. नए यूनिट्स थे बेंगलुरु, क्या कहते हैं, माराथहल्ली, थाने और नासिक. EBITDA लॉस करे आपने FY26 में यहाँ पे 130 करोड़ रुपए के. FY27 में ये एसेट्स बेहतर स्वेट कर रहे होंगे तो शायद लॉसेस रिड्यूस हो रहे होंगे. क्या प्रोजेक्शंस आप FY27 के लिए लेके चल रहे हो सर, और कब तक इन न्यू क्लस्टर्स से, न्यू हॉस्पिटल्स का ब्रेक इवन एक्सपेक्टेड है? ये चारों हॉस्पिटल्स के 3 हॉस्पिटल ऑलरेडी ब्रेक इवन अचीव कर चुके हैं एज ऑन May 31st. मराथली हॉस्पिटल दैट इज बैंगलोर 5 या 6 महीने में ही ब्रेक इवन कर चुका है. थाने हॉस्पिटल विच इज इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ब्रेक इवन हो चुकी है 9 महीने में ही. नासिक हॉस्पिटल अगेन 12 महीने में उसके ब्रेक इवन हो चुकी है. सो एज ऑन 31st of May सभी हॉस्पिटल्स के ब्रेक इवन हो चुके हैं. ओनली वन हॉस्पिटल जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी बैंगलोर में है उसकी ब्रेक इवन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सितंबर 26 तक. तो फाइनेंशियल 27 में जो 26 का जो लॉस था 130 करोड़ वो रिड्यूस होके फ्रॉम द न्यूअर हॉस्पिटल्स, जो रिड्यूस होके वी आर एक्सपेक्टिंग इट वुड बी ओनली अबाउट 40 to 50 करोड़, नॉट मोर देन दैट. एक लास्ट सवाल. मार्जिन्स पे कॉन्ट्रैक्शन आया तो हमारे FY26 मार्जिन्स 21% ऑट पे आए. हमारे हिस्टोरिकल एवरेजेस 25-26% के आसपास रहे. कब तक वो लेवल CFO साहब रिस्टोर कर रहे होंगे हम लोग? 28 तक, March 28 तक again we will be at the same margin level of about 26%. 27 में जो करंट फाइनेंशियल ईयर में है वो रैंप अप के वजह से वो 21 से बढ़ के 23 तक जाने के चांसेस है. सो 21 will become 23 in financial 26 and financial 27. हमें बहुत कॉन्फिडेंस है कि वो अगेन इट विल रीस्टेट टू द ओरिजिनल मार्जिन लेवल ऑफ 26% यहां से मतलब वर्स्ट इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स इज बिहाइंड अस. दोनों सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर्स में मार्जिन्स इंप्रूवमेंट और पूरी तरह से बहाल होते हुए 2 सालों में आपको मार्जिन्स नजर आएंगे. सचिन सर, थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए, बढ़िया तरीके सब कुछ समझाने के लिए. क्विकली एक्सपायरी का दिन है, बढ़िया 100 पॉइंट से ज्यादा की तेजी और जो रेजिस्टेंस के अपर थ्रेशोल्ड पे आके हम लोग खड़े हुए, वहीं रेजिस्टेंस बैंड के करीब बैठे हुए. समीकरण तो बढ़िया है ग्लोब के. ऐसे में देखते हैं एक्सपायरी कहां होती है, कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है, क्या करना है इस बाजारों में, उसकी डिटेल कवरेज देखिए ब्रेक के उस पार. नमस्कार.